हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेस में। हम यहाँ आईएएस के लिए क्रैश कोर्सेज शुरू किए हैं हमने, और कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं। आज हमें पढ़ना है आर्टिकल 14। 13 तक हम कल पढ़ चुके हैं, हमारी पिछली वीडियोज़ में होगा। अब हमें आज पढ़ना है आर्टिकल 14। ठीक है, जब हमने आउटलाइन पढ़ी थी तब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में है। 14 से 18 इंग्लिश में बोलेंगे राइट टू इक्वालिटी। तो अभी हमें पढ़ना है आर्टिकल 14। ठीक है, यहाँ पे एक हम शब्द, ये जो है हमारे लिए नया शब्द है राइट इक्वालिटी। आर्टिकल जो है इसमें 14 से 18 4 आर्टिकल में दिया गया है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 14 में। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ है राज्य व्यक्ति को फिर एक दो शब्द आते हैं, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण उपलब्ध कराएगा। विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 की लैंग्वेज क्या है कि राज्य व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधियों का समान संरक्षण उपलब्ध कराएगा। तो पहले हम अगर वर्ड टू वर्ड समझें, इसका मतलब है विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे व्यक्ति शब्द लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हुई है। जब हमने अपनी पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि व्यक्ति का क्या मतलब होगा और नागरिक का क्या मतलब होगा, सिटीजन और इंडिविजुअल का क्या मतलब होगा। ये राज्य तो हम देख ही चुके हैं। राज्य का मतलब क्या है? संघ की कार्यपालिका विधायिका, राज्य की कार्यपालिका विधायिका और प्राधिकारी कुछ है। यहाँ पे बात हुई है व्यक्ति की। जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि नागरिक होते हैं, नागरिक यानी कि भारत के कौन कौन नागरिक हैं, रहने वाले नहीं, नागरिक कौन कौन है। और ये किसकी बात है? व्यक्ति, यानी कि सभी लोगों को, चाहे वो भारत के नागरिक हों या भारत के नागरिक ना हो। ठीक है, यानी कि जो आर्टिकल 14 है वो नागरिकता के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, कि ऐसा नहीं होगा कि यदि कोई भारत का नागरिक है तो उसके लिए अलग कानून बनाए जाए, और अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है तो उसके लिए अलग कानून बनाया जाए। ऐसा आर्टिकल 14 में नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे व्यक्ति शब्द यूज हुआ है, इसका मतलब नागरिक भी होंगे उसमें, और जो नागरिक नहीं है, जो भारत के नागरिक नहीं है, वो भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, जो सिटीजन है भारत के उनके लिए भी है, और जो सिटीजन नहीं है उनके लिए भी है। इतना समझ में आया? आगे बढ़े। आगे शब्द है विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और एक और शब्द है विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन दोनों का मतलब क्या है? पहले इसका मोटा मोटी हम इसका मतलब समझें। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो होगा, यानी हमारे देश में जो भी कानून बनाए जाएंगे, विधि यानी लॉ, हमारे देश में जो भी लॉ बनाई जाएंगी वो सभी के लिए बराबर होंगी। ठीक है, समान होंगी। किसी भी व्यक्ति के साथ अमीर गरीब जाति इन आधारों पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। ये हम अभी मोटा मोटी बात कर रहे हैं, बाद में हम पढ़ेंगे कि किस आधार पर हम भेदभाव कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। किसके सामने? कानूनों के सामने। ठीक है, वो कानून कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि लॉ कोई भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमने राइट टू एजुकेशन हम लेके आए हैं,
तो यानी सभी को बराबर अधिकार दिए जाएंगे एजुकेशन के। वहीं अगर हम बात करें क्रिमिनल और सिविल केसेस की बात करें तो उसमें भी है कि भाई अगर किसी के खिलाफ कोई सिविल केस दायर किया जाता है ना, तो क्या सभी को बराबरी का उसमें है कि सभी, अगर आपने अपराध किया है तो आप कोई भी हो, आपको बराबर दंड के आप भागी होंगे, ठीक है। वही चीज़ है, तो इनको ही हमें डिटेल में समझना है कि इन दोनों का मतलब क्या है। ये हम साफ कर दें ना आगे का। तो हमारे पास एक शब्द है विधि के समक्ष समता और एक शब्द है विधियों का समान संरक्षण। तो पहले हम समझ लेते हैं विधि के समक्ष समता क्या है। लिख लीजिए विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये एक नेगेटिव टर्म में यूज होता है, विधि के समक्ष समता एक नेगेटिव टर्म में यूज होता है, ठीक है। और एक शब्द है विधियों का समान संरक्षण, ये पॉजिटिव टर्म में यूज होता है। तो आप इसको साथ में यहाँ पे लिख लीजिए, ये क्या है, एक पॉजिटिव टर्म है और ये एक नेगेटिव टर्म है। जैसे कि आप लोगों ने एक इमेज देखी होगी, काफ़ी चलती है सोशल मीडिया पर। उसमें कुछ बच्चे हैं, वो एक मैदान में क्रिकेट देख रहे होते हैं, बाउंड्री के पीछे से खड़े होके। तो क्या होता है, एक कम हाइट का होता है, एक ज़्यादा हाइट का होता है, उनके पास कुछ पत्थर होते हैं। एक फ़ोटो में वो सभी लोग पत्थर पे खड़े हो जाते हैं और दूसरी फ़ोटो में क्या होता है, जो कम हाइट का है उसको ज़्यादा पत्थर दे दिए जाते हैं, उन पे खड़े होकर वो मैच देखता है। देखी होगी ना, वो इसी से ही संबंधित है कि किसको हमें, इसका मतलब है विधि की समक्ष समता यानी सभी को बराबरी का अधिकार है। जैसे कि ये पत्थर रखे हुए हैं, है ना, ये हम देखें 4 पत्थर है, ठीक है, और इस पे एक कम हाइट का बच्चा है, इस पे एक इससे भी ज़्यादा हाइट का है, इस पे एक इससे भी ज़्यादा हाइट का और इस पे एक इससे भी ज़्यादा हाइट का है। ये क्या हो गया, सभी को बराबरी के हमने मौके दिए हैं। ये हो गया विधि के समक्ष समता, ठीक है। जब हम बात करते हैं विधियों का समान संरक्षण, इसका मतलब है कि जिसको जितनी ज़रूरत है उसको हम उतने पहले अधिकार दें, उसको हम उतना प्रोटेक्शन दें पहले ज़रूरत के हिसाब से, यानी पहले हम सभी को एक बराबर तल पे लेके आए, ठीक है। इसमें क्या मतलब है, जैसे कि भाई ये बाउंड्री है हमारी, ये बाउंड्री है, ये हमने जब बराबरी दी थी पर ये तो अभी भी वंचित रह गया ना बाउंड्री तक पहुंचने पर, है ना। तो जब हम बात करेंगे विधियों के समान संरक्षण की, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम इस तल तक लेके आएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़े हमने ज़्यादा अधिकार दे दिए, ठीक है ना, और इनको तो हमें इसको तो कम देने की ज़रूरत है, इसको इससे थोड़ा ज़्यादा, इसको इससे थोड़ा ज़्यादा और इसको सबसे ज़्यादा। तो यही है क्या है, ये है विधियों का समान संरक्षण। सबको बराबर लेके आना है, सबको बराबर पे पहले हमें लेके आना है, ये है संरक्षण की बात है। और इसमें क्या था कि सब बराबर है, इसमें माना गया था कि सभी बराबर है तो उनको सब बराबर रखा जाएगा। इसमें है समान संरक्षण, जिसको जितनी ज़रूरत है पहले हम उतना दे के उनको बराबरी पर लेके आए। तो यही इसमें अंतर है, ये हमने अंतर समझा। ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है ये दोनों, ठीक है ना, ये दोनों एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अपने निर्णय दिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तो इन दोनों को एक ही अर्थ मान के चलेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए विधि की समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण ये दोनों बराबर हैं। इन दोनों का मतलब ही क्या है कि सभी को बराबरी के दर्जे दिए जाएंगे और जो लोग रह गए हैं, जो पीछे हैं, उनको हम बराबर पर लाने का पहले प्रयास करेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे बढ़े तो क्वेश्चन आता है, जब हम मेंस के क्वेश्चन लिखते हैं ना तब इसमें आता है कि विधि के समान समता और विधियों का समान संरक्षण, इन दोनों में क्या अंतर है। तो जो भी हमने कॉन्सेप्ट समझा वो हम साथ में लिखते हैं। लेकिन जब हम जुडिशरी पे आते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि हम दोनों को बराबर मान के चलेंगे, यही है। अब हमें बात करनी है कि जो आर्टिकल 14 है, ये बात तो कर रहा है कि सभी व्यक्तियों को बराबर माना जाएगा, है ना। लेकिन इसमें क्या है, कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद समझते हो ना, अपवाद का मतलब होता है जो लॉ बनाया गया है उससे उलट। जैसे कि हमने बात की है कि समानता का अधिकार है, सभी को समता का अधिकार है, समता दी गई है, इक्वालिटी दी गई है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको अलग हमने प्रोटेक्ट किया है, तो कुछ अपवाद हमें इसमें पढ़ने हैं। तो कैसे लिख लीजिए, अपवाद किसके, आर्टिकल 14 से रिलेटेड जो अपवाद है, यानी किससे रिलेटेड है, समानता के अधिकार से रिलेटेड जो अपवाद है।
जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो राष्ट्रपति हैं तो उनको हम सिविल केसेस में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, सुना होगा है ना। ऐसे ही हमने सुना है कि जब भी सत्र चल रहा हो, सेशन चलता है, जब भी पार्लियामेंट में सेशन चलते हैं उस समय किसी भी सांसद की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, सुने हैं ना। तो ये सब क्या है, अपवाद हैं। जब हमने समानता का अधिकार पढ़ा उसमें हमने क्या बात की है कि सभी को कानून के सामने सभी को बराबर माना जाएगा, लेकिन कुछ अपवाद हैं, वही अपवाद में पढ़ने हैं कि किसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम पहले देखें आर्टिकल 361 में अपवाद है, क्या लिखा हुआ है इसमें कि राष्ट्रपति और राज्यपाल इनको सिविल मामलों को छोड़कर क्रिमिनल केसेस में इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, ठीक है। इसमें लिख लीजिए आर्टिकल 361 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर हम क्रिमिनल केस नहीं कर सकते जब तक वो अपने पद पर हैं, तब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो ये क्या हुआ, ये समानता के अधिकार का अपवाद हो गया ना कि इनको हमने प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़े 361A। 361A क्या कहता है कि यदि कोई मीडिया अगर वो संसद की कार्यवाहियों को सही तरीके से दिखाता है, सही तरीके से मतलब जो संसद में हुआ है उसको वैसा का वैसा दिखा रहा है, उसका वैसा का वैसा प्रकाशन कर रहा है, तो उस पर हम क्रिमिनल केस नहीं कर सकते, दांडिक कार्यवाही उसके ऊपर नहीं की जा सकती। 361A इसके लिए है, यहाँ पे मीडिया या प्रेस को हमने क्या किया है, संरक्षण दिया है। मीडिया या प्रेस अगर संसद की कार्यवाहियों को सही तरीके से प्रकाशित कर रहे हैं तो उन पर दांडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। आगे बढ़े, आगे जब हम बढ़े आर्टिकल आता है 105। 105 में क्या है, सांसदों को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं, और अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 194, जहाँ पे जो सांसदों को जैसे विशेष अधिकार दिए गए हैं वैसे ही कुछ विशेष अधिकार विधायकों को भी दिए गए हैं। तो ये क्या है, ये समानता के अपवाद हो गए कि हमने जो विशेष अधिकार की बात कर दी, जब हमने किसी को विशेष अधिकार दे दिए तो क्या मतलब वो समान नहीं रहे ना, उनको हमने अलग से और ज़्यादा अधिकार दे दिए, तो ये क्या हो गए, अपवाद हो गए। लेकिन ये हमने क्यों किया ऐसा, ये भी तो सोचने वाली बात है कि जब भाई हमने आर्टिकल 14 में नागरिकों को तो छोड़ो, हमने सभी व्यक्तियों को लिया है, तो फिर इनको हमने कुछ अलग अधिकार क्यों दे दिए, क्योंकि ये हमारी लोक व्यवस्था को चलाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। क्यों जरूरी है, जैसे कि मीडिया है, अगर वो सही कार्यवाही दिखा रहा है इसका मतलब क्या है कि वो हमारे पास जो राइट टू इन्फॉर्मेशन आया, सूचना का अधिकार, जब सूचना हमें मिलने का अधिकार है ना, तो वही उसी के तहत अगर हम देखें, अगर मीडिया सही कार्यवाही दिखा रहा है तो उस पर दांडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। अगर हम देखें हमारे देश को चलाने के लिए जो सरकार की व्यवस्था है, प्रशासन चलाने के लिए सांसदों को और विधायकों को विशेष अधिकार देने की ज़रूरत थी। कैसे ज़रूरत थी कि हो सकता है कोई टॉपिक है उस पर डिबेट हो रही हो, तो हम हो सकता है हर कोई अपना पक्ष रखेगा, जब पक्ष रखेगा तभी तो वो टॉपिक और खुल के आएगा ना कि हमें क्या चीज़ शामिल करनी है, क्या चीज़ शामिल नहीं करनी है। तो उसी की तरह जैसे कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो सांसदों को उन्होंने संसद में क्या कार्यवाही की है, सदन में क्या कार्यवाहियाँ हुई हैं, उन्होंने क्या भाषण दिए हैं सदन में रहते हुए, तो उन पर हम केस नहीं कर सकते कि आपने गलत बोला है, आपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाली बातें बोली, आपने राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ बातें बोली हैं। तो ऐसे तरीके से जो हमने सांसदों को विशेष अधिकार 105 में दिए हैं, वही हमने 194 में विधायकों को भी दिए हैं। तो ये क्या है, समानता के अपवाद हैं कुछ, ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। ऐसे ही एक और शब्द आता है, जैसे कि फॉरेन डेलीगेट्स जो होते हैं, जैसे हमारे राजदूत होते हैं या उच्चायुक्त होते हैं, उनको भी हमने कुछ विशेष अधिकार दिए हुए हैं। तो वो भी आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं उनको जो अधिकार दिए गए हैं।
आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या बात की गई है? एक आरक्षण, एक तरीके के आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, आरक्षण पूरा नहीं है, वो जैसे शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से होगा, संस्कृति के क्षेत्र में किस तरीके से होगा, और इसी में बात की गई है जो आर्टिकल 15 है वो आरक्षण की पृष्ठभूमि बनाएगा। और जो हमने पढ़ा होगा आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी को खत्म करने की जो बात की गई थी, वो सब हमें उसकी पृष्ठभूमि यानी उसका बेस कहाँ से बन रहा है, आर्टिकल 15 से बनेगा। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे 15(1) से लेके 15(5) तक। 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) और 15(5। ठीक है, 5 क्लॉज हैं इसमें। जो 15(4) और 15(5) हैं ये बाद में जोड़े गए हैं। 15(4) कब जोड़ा गया? पहले संविधान संशोधन 1951 से जोड़ा गया है, और 15(5) जोड़ा गया 93 संविधान संशोधन 2005 से। इनको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती है, एकदम से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ जाते कि कब इसको जोड़ा गया। कभी कभी पूछ लेते, कभी कभी जरूरी नहीं है पूछ भी लें। अब हमें देखना है 15(1) और 15(2) और 15(3) में पहले क्या कहा गया है। ठीक है, तो 15(1) और 15(2) में सिद्धांतों की बात हुई है। ठीक है, और बाकी जो 15(3), 15(4) और 15(5) हैं वो इन सिद्धांतों को हम कैसे लागू करें उस तरीके से बात हुई। तो 15(1) क्या कहता है, लिख लो, राज्य, यहाँ पे नागरिक शब्द आएगा। अभी हमने 14 में व्यक्ति शब्द पढ़ा है ना, यहाँ पे नागरिक शब्द आया कि राज्य किसी भी नागरिक से इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, किन आधारों पर? 5 आधार हैं, इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पर मैं ये समझे पहले एक तो राज्य की बात हुई। राज्य मतलब वही जो हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा था, संघ और राज्य, इनकी कार्यपालिकाएं और विधायिकाएं और कोई भी प्राधिकारी। ठीक है, यहाँ पे शब्द आया है नागरिक, नागरिक मतलब सिटीजन। अभी हमने 14 में कौन सा शब्द पढ़ा था? व्यक्ति। व्यक्ति में हमने कहा था सिटीजन हो भी सकते हैं और सिटीजन नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम केवल नागरिकों की बात करें तो जो आर्टिकल 15 है वो किसके लिए है? केवल नागरिकों के लिए है। इसमें हम और कोई देश से अगर अपने भारत का नागरिक नहीं है उसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। अब आगे बढ़े तो उन भारत राज्य है वो नागरिकों से 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता। कौन कौन से 5 आधार हैं? जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 आधार हैं। इंग्लिश में बोलते हैं सरकार, धर्म, रिलीजन, मूलवंश, डिसेंट, लिंग और जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये 5 आधार हैं। इनको हमें याद करना होगा कि आर्टिकल 15 में कौन से 5 आधारों की बात की गई है? इन 5 आधारों की, जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान। हम और आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें 7 आधारों की भी बात की गई है, तो 15 में केवल 5 आधारों की बात हुई है। तो क्या 15(1) में क्या बोला गया कि राज्य नागरिकों से इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हम बात करते हैं किसी भी अवसर की हम बात करते हैं तो उन अवसरों पर जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव मतलब यहाँ पे क्या, भेदभाव की अगर हम बात करें यहाँ पे ये नहीं हो रहा है कि जैसे कि अगर आरक्षण जो आता है, इसी का अगला पार्ट हम आरक्षण पढ़ेंगे, उसमें क्या कहा गया है कि जो लोग वंचित हैं, जैसे कि महिलाएं वंचित हैं,
दलित समाज वंचित है, उनके लिए हम भेदभाव कर सकते हैं। उनको भेदभाव की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि वो अभी समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं, है ना। तो उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए भेदभाव हम कर सकते हैं। लेकिन इसका पार्ट 2 क्या कह रहा है कि इन 5 आधारों पर किसी भी स्थान का प्रयोग करने से या किसी भी स्थान में प्रवेश करने से उनको वंचित नहीं किया जाएगा। तो 15(2) क्या कह रहा है, लिख लीजिए। ये हो गए, ये 5 आधार हो गए। 15(2) कह रहा है कि इन 5 आधारों पर नागरिकों को प्रवेश करने से और प्रयोग करने से, कहाँ पर प्रवेश और कहाँ पर प्रयोग? प्रवेश करने से जैसे कि जो भी लोक समागम के जो स्थल हैं, लोक समागम मीन्स जहाँ पे जनता इकट्ठी हो सकती है, जैसे कि रेस्टोरेंट हैं, पार्क हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रवेश करने से इनको वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए प्रवेश कहाँ पर, जो लोक समागम के स्थल हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट हुए, पार्क हुए, पब्लिक प्लेसेस हुए, यहाँ पे इन 5 आधारों का भेदभाव नहीं होगा प्रवेश देने से। साथ में प्रयोग करने से उनको वंचित नहीं किया जाएगा। 3 चीज़ों का प्रयोग करने से, जो चीज़ें सरकार ने बनाई हुई है, ठीक है, जैसे सरकार ने कुएं बनाए हुए हैं सभी के लिए, तो इन 5 आधारों का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप इस कुएं से पानी नहीं ले सकते हो, या सरकार टॉयलेट्स बनाए हुए हैं, तो इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो प्रवेश करने से और उन चीज़ों के प्रयोग करने से, तो प्रयोग उन चीज़ों का जो सरकार ने अपने खर्चे से बनाई हुई है। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहाँ पर तो भेदभाव हो सकता है, लेकिन सरकार की प्रॉपर्टी पर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए प्रयोग करने से जो सार्वजनिक प्रयोग में आते हैं और जो सार्वजनिक समागम के लिए, सार्वजनिक प्रयोग में जो आते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए सभी के लिए। अच्छा, ये जो हमने पढ़ी 15(1) और 15(2), अगर आप ध्यान दो तो इसमें एक और की बात हो रही है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी को जब हमने खत्म करने की बात की थी। आर्टिकल 17 में तो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, लेकिन ये भी तो उसी की पृष्ठभूमि हुई ना कि तो हमने क्या बोला, जाति के आधार पर हम आपको भेदभाव नहीं करेंगे, कहीं पे आने जाने से मना नहीं करेंगे, जाति के आधार पर हम किसी चीज़ का प्रयोग करने से मना नहीं करेंगे। तो जो अनटचेबिलिटी थी वो किस आधार पर थी? हमारे यहाँ जाति के आधार पर ही थी कि हम जो दबे कुचले लोग थे उनको हमने बोला था कि भाई आप अस्पृश्य हो। जब हम बात करें अपनी ब्रिटिश काल में जो चीज़ आई थी, तो वो जाति के आधार पर जो भेदभाव होता था, अस्पृश्यता का, छुआछूत का जो भेदभाव होता था, उसको हमने पृष्ठभूमि जो आर्टिकल 17 की पृष्ठभूमि कहाँ से बनानी शुरू की है, आर्टिकल 15 से बननी शुरू हुई है। तो आप लोग चाहो तो लिख लो कि आर्टिकल 17 जब अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात की गई है, वो कहाँ से लाई गई है? आर्टिकल 15 उसकी प्रस्थापना मीन्स पृष्ठभूमि बना रहा है, उसका बैकग्राउंड आर्टिकल 15 बना रहा है। लिख लीजिए इसको कि जब भी अगर मेंस में हमें क्वेश्चन लिखने को आएगा कि अस्पृश्यता का अंत की क्या उसकी प्रोसेस रही है, किस तरीके से हुआ है, तो हम केवल आर्टिकल 17 नहीं लिखेंगे, उसमें हम आर्टिकल 15 से ही शुरू करेंगे, 14 भी उसमें लिखेंगे, क्योंकि 14 में भी तो कहा गया ना कि सभी को हम बराबर मानेंगे। जब बात आती है सभी को बराबर मानेंगे, यानी कि हम किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो जाति के आधार पर हो या लिंग के आधार पर हो, ठीक है। और हमने 15 में तो ये साफ साफ लिख ही दिया है कि जाति और लिंग के आधार पर तो हम भेदभाव नहीं करेंगे, यानी कि अस्पृश्यता यहाँ से भी हमने शुरुआत तो कर ही दी है 17 तक पढ़ने की। तो आप लिख लीजिए इसको कि आर्टिकल 17 की पृष्ठभूमि कहाँ से बननी शुरू हुई है? 15 से बननी शुरू हुई है। अच्छा, आगे बढ़े, इसको साफ कर दें। अब देख लेते हैं 15(3) क्या कहता है। तो 15(3) एक सीधी सीधी बात कहता है। 15(3) कहता है कि 15(1) और 15(2) में जो भी बातें कही गई हैं, 15(1) और 15(2) में जो भी बातें कही गई हैं, उनके अलावा महिलाओं और बच्चों के
पक्ष में, महिलाओं और बच्चों के संरक्षण में विधि बनाई जा सकती है। ठीक है, किसके लिए? महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। इसका क्या मतलब है? ये 15(3) बोल रहा है कि 15(1) और 15(2) में जो बातें कही गई हैं उनके अलावा, यानी कि अगर महिलाओं और बच्चों के पक्ष में कोई विधि बनाई जाती है, कोई कानून या कोई प्रावधान लाए जाते हैं, तो हम इस आधार पर नहीं जा सकते कि भाई आपने लिंग के आधार पर भेदभाव कर दिया या जाति या उम्र के आधार पर भेदभाव कर दिया। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत है इनको ऊपर उठाने की, हमें इनको मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता है सदियों से महिलाओं को मौके नहीं मिले हैं, तो इसलिए उनके पक्ष में, यानी उनको हमें अलग से उठाने की ज़रूरत है। तो इस आधार पर नहीं कहा जाएगा कि ये समानता का अधिकार का हनन नहीं हुआ। ठीक है ना? तो ये 15(3) में यही बात कही गई है कि महिलाओं और बच्चों के संरक्षण के लिए राज्य कोई भी प्रावधान बना सकते हैं और वो 15(1) और 15(2) के खिलाफ नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आरक्षण की हमें पता चलता है, आरक्षण यहाँ से भी पता चलता है ना, जब हम महिलाओं के संरक्षण के लिए बात कर रहे हैं, यानी महिलाओं को हम क्या कर रहे हैं, अवसर ज़्यादा देंगे। आरक्षण में भी यही है, महिलाओं के लिए कुछ सीटें रिजर्व की जाती हैं। तो अगर हम देखें आर्टिकल 15 से एक जो हम देखें, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, वो भी किस बात की बात कर रहे हैं हम 15 में? जो हमारे पिछड़े लोग हैं, जिनको मौके कभी मिले नहीं, जो पुरानी समाज में हमारे मध्यकाल में या प्राचीन भारत जब हम पढ़ते हैं ब्रिटिश इंडिया, उनको बराबर पे लाने के लिए हमें इनको कुछ क्या बोलते हैं सहूलियतें देने की ज़रूरत है। तो वो हमें कहाँ से उसकी पृष्ठभूमि बन जाती है? 15 से बन जाती है। ठीक है, तो जब भी हम क्या बात करें महिलाओं के संरक्षण की और बच्चों के संरक्षण की, अभी तक हमने जो पढ़ा है, तो उसमें हमने जो 14 पढ़ा था कि सभी को समान रखा जाएगा, सभी के लिए समानता की बात की गई है, तो ये उसके खिलाफ तो नहीं जाता है। ऐसे 15 और 15(2) में भी जो कहा गया है कि हम लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, तो चूँकि इनको अलग रखा गया है इससे, क्यों? क्योंकि इनको ज़रूरत है। इसलिए जब ये भी बराबर में पहुंच जाएंगे तब हम बाद में देखेंगे कि भाई अब तो भेदभाव नहीं हो रहा है। तो यानी जो हम ये जो भेदभाव कर रहे हैं वो एक हमारे पास तार्किक कारण है उनके भेदभाव करने के, हमारे पास रीजन्स हैं, रीजनेबल है ये जो आरक्षण है या जो ये संरक्षण है, जो प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, वो क्या है? एक रीज़न है उसके पास, हमारे पास रीजनेबल है जो कारण, उन आधारों पर हम भेदभाव कर सकते हैं, तो उनको समानता के अधिकार के खिलाफ नहीं माना जाएगा। आगे 15(4) और 15(5) हमारा रह गया, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।